ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವಿಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತವೆ, ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿಗ್ತವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠ. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, लेखक चीज़ें खरीदने कहाँ गए थे? आंसर ಇದೆ चौक. लेखक को दुकान में क्या नज़र आया? रंगदार गुलाबी सेब. प्रश्न 3, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? इस रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर. प्रश्न 4, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? आंसर भोजन का. प्रश्न 5, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? आम. प्रश्न 6, रोज़ एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी? डॉक्टरों की. आगे का प्रश्न था कि लेखक ने रेवड़ियाँ कहाँ खरीदी? मुहर्रम के मेले में. डॉक्टर से बचने के लिए हम क्या खाने को भी तैयार हो जाते हैं? नीम कौड़ी. लेखक चौक क्यों गए थे? इस 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए. लेखक को किस बात का गम हुआ? समाज के चारित्रिक पतन की बात से. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? या दुकानदार ने लेखक से सेब के बारे में क्या कहा? आंसर, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ख़ास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. नेक्स्ट, सेब के हालत के बारे में लिखिए ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. पहले सेब 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था. दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था. तीसरा सेब सड़ा तो नहीं था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. चौथा सेब बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था. इधर नेक्स्ट ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠ का आशय ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠ से क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ मोस्ट इंपॉर्टेंट ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, कश्मीरी सेब पाठ का लेखक प्रेमचंद जी अपने अनुभव द्वारा पाठकों को यह सचेत दे रहे हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है. इನ್ನು दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. सुनो आज से कश्मीरी सेब निकालना चुन कर लाना. ಇನ್ನು ಅನುರೂಪತ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುರೂಪತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ केला पीला रंग, सेब गुलाबी रंग, सेब फल गाजर सब्जी, नागपुर संतरा कश्मीरी सेब, कपड़ा नापना टोमेटो तोलना, रेवड़ियाँ बेचने वाला ईमानदार, सेब बेचने वाला बेईमान ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತದೆ. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी, अमीर लोग उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है. ಗಜ್ಜರಿಯು ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಅದರ ಹಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? आंसर काजू. गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाती थी? सुराही. गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? सोनजूही लता के नीचे. गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतः कितनी होती है? 2 वर्ष. लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? पेंसिलिन का मरहम लगाया. गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? गमले और दीवार की संधि में. लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? मोटार दुर्घटना में घायल होने के कारण. गिलहरी का लघुघात किसके भीतर बंद रहता था? लिफाफे के भीतर. वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. वर्माजी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी. ಪ್ರಶ್ನೆ 10, ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ से क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ತಥಾ ಪ್ರಾಣಿದಯ. ಇನ್ನು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ 1, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी होने के कारण लेखिका कौवे को विचित्र पक्षी कहा है. इन्हें नेक्स्ट, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? अथवा लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया? अथवा लेखिका ने गिलहरी का उपचार कैसे किया? ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ.
लेखिका गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी भी टपकाई। प्रश्न मूरू, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और उसी तेजी से उतरता था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। प्रश्न 4 को वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ छिप जाता था, या गिल्लू महादेवी वर्मा जी को कैसे चौंकाता था? महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में, कभी पर्दे की चुन्नट में और सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲುನೇ ಲೇಖಿಕಾ की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोल जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर उसी दूसरों को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु वह अपने प्रिय खाद्य को कम खाता था। इस प्रकार गिल्लू ने लेखिका के गैरहाजिरी में दिन बिताए। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। कई दिन गिल्लू को काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना देना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। नेक्स्ट, गिल्लू पाठ से क्या सीख मिलती है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು। सो उत्तर बरीಬೇಕು। गिल्लू पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। आज के संदर्भ में मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही है। उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की सीख मिलती है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಇದೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, लेखिका ने गिल्लू को क्यों मुक्त करना चाहा? नोड़ी, लेखिका के घर में बहुत से पशु पक्षी थे। इस कारण गिल्लू जैसे छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाने भी लेखिका को एक समस्या ही थी। और बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहते थे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, गिल्लू के कार्यकलाप ಅಂತ ನಿಮಗೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। और महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू फूलदानों के फूलों में, पर्दे की चुन्नट में, सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। लेखिका के थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। लेखिका अस्पताल से आने के बाद गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। ಇನ್ನು गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। महादेवी वर्मा के पास बहुत से पशु पक्षी थे। उनका लगाव भी उन्हें कम नहीं था, परंतु उनमें से गिल्लू पर महादेवी वर्मा को ज़्यादा प्यार था। लेखिका ने गिलहरी को बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर गिल्लू एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया। जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया तब उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने उसे हीटर जलाया और उष्णता देने का प्रयत्न भी किया। इन घटनाओं से पता चलता है कि महादेवी वर्मा जी को गिल्लू के प्रति अधिक ममता थी ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುರೂಪತೆ ನೋಡಿ, गुलाब पौधा सोनजूही लता, हंस सफ़ेद कौवा काला, बिल्ली म्याव म्याव गिल्लू चिक चिक, कोयल मधुर स्वर कौवा कर्कश स्वर, गिल्लू की पूंछ झब्बेदार, गिल्लू की आंखें चंचल चमकीली, कश्मीरी से प्रेमचंद गिल्लू महादेवी वर्मा, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना गिल्लू रेखा चित्र, कश्मीरी सेब ईमानदारी की सीख, गिल्लू प्राणी दया की सीख ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ। ಇನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ಏನು ಬರಿಬಹುದಂದರೆ, ಅಳಿಲಿನ ಜೀವನದ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ,
ಅದರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ದಿನವಿಡೀ ಅದು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಜನ್ಮ ಕहाँ हुआ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ. अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಬಚ್ಪನ್ ಕಿಸ್ ಘರ್ ಮೇ ಬೀತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕೆ ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಕ್ಯಾ ಥಿ ಪುಸ್ತಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೈನುಲ್ ಆಬ್ದೀನ್ ಕೌಸಾ ಕಾಮ್ ಶುರು ಕಿಯಾ ಲಕड़ी की नौकाएं काम. अब्दुल कलाम के चचेरे भाई कौन थे शमसुद्दीन. जैनुल आब्दीन के अभिन्न मित्र कौन थे पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है क्यों, वहाँ पर प्रतिष्ठित शिव मंदिर था. अब्दुल कलाम के पिता कैसे व्यक्ति थे, आडंबरहीन व्यक्ति थे. इन्हें 2 अंकಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಕಾ ಬಚ್ಪನ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತಾ और सादगी में बीतने के कारण लिखे ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. अब्दुल कलाम जी के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. इस प्रकार अब्दुल कलाम जी का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ के पिता के बारे में लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತಾ ಅಂದರೆ ಜೈನುಲ್ आब्दीन. जैनुल आब्दीन आडंबरहीन व्यक्ति थे. उनकी दिनचर्या पो फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. नमाज के बाद वे नारियल के बाग जाया करते. बाग घर से करीब 4 मील दूर था. करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिया पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, आशिया माँ जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. आशिया माँ जी अब्दुल कलाम जी के सामने केले के पत्ते बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती. साथ में घर में बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी देती थी. इನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, यस जैनुल आब्दीन नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहते हैं ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. जैनुल आब्दीन नमाज के बारे में कहते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದರು. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕೋ ನಯಿ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕೈಸೆ ಕರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದನೇದು ಶಿಕ್ಷಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಖೋಜ್, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಅಖಬಾರೋं का वितरण का कार्य कैसे करते थे ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. शमसुद्दीन रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे. अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचती थी जो पाम्बन से आती थी. इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೇ ಅಖಬಾರೋಂಕಿ ಜುಮ್ಲಾ 1000 ಪ್ರತಿಯ ಬಿಕ್ತಿ ಥಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುರೂಪತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜನವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೀಜಾ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಚಚೇರೆ ಭಾಯಿ. ಟ್ರೇನ್, ಭೂಯಾತ್ರಾ, ನೌಕಾ, ಜಲಯಾತ್ರಾ, ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಮಸ್ಜಿದ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ತಮಿಳುನಾಡು. ಗಿಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್, ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡೆಯ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. बसंत क्या क्या बेचता था, बटन, छलनी और दिया सलाई. पंडित राजकिशोर क्या काम करते थे, वे मजदूरों के नेता थे ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे, किशनगंज. बसंत के भाई का नाम क्या है, प्रताप. पंडित राजकिशोर के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण क्या है, ईमानदारी. बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे, भीखू अहिर के घर में. छलनी का दाम क्या था, सिर्फ 2 आना ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು छलनी से क्या क्या कर सकते हैं ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. चाय छान सकते हैं और दूध भी छान सकते हैं. बसंत राजकिशोर से क्या विनती करता है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, बसंत राजकिशोर से विनती करता है कि साहब बटन लीजिए, देसी बटन है, साहब दिया सलाई लीजिए. साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, एक तो ले लीजिए ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने के लिए क्यों इनकार करता है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. बसंत राजकिशोर से 2 पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह तो भीख है. वह भीख नहीं लेना चाहता था, वह मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता था ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ के घर क्यों आया ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. प्रताप राजकिशोर के घर आया क्योंकि उसके बड़े भाई बसंत ने राजकिशोर के चिल्लर वापस करने के लिए कहा था. वह पंडित राजकिशोर के 14.5 आने देने के लिए उनके घर आया था ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ. इन्हें बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. बसंत राजकिशोर के पास नहीं लौटा क्योंकि बसंत पंडित राजकिशोर के नोट लेकर भुनाकर वापस लौट रहा था. तब वह एक मोटर के नीचे आ गया था. मोटर उसके ऊपर से निकल जाने के कारण वह बेहोश हो गया था. इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ಇದೆ, बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे ಅಥವಾ बसंत स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था कैसे ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3ರಿಂದ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಸಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ बसंत ईमानदार लड़का है क्योंकि वह बसंत मेहनत से जीना चाहता था. इस कारण वह बाज़ार में चीज़ें बेचता था. मोटर दुर्घटना में उसकी हड्डी टूटने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर उनके चिल्लरे पैसे देने भेजता है. पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत उस पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह उसे भीख समझता है. वह भीख लेना नहीं चाहता है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. इन्हें पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय अथवा पंडित राजकिशोर मानवता के सच्चे मूर्ति थे कैसे ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे. वे गरीबों के प्रति हमेशा हमदर्दी दिखाते थे. इसी कारण वे गरीब बसंत के पास छलनी खरीदा. उसके भरोसे पर ही एक नोट उसके हाथ में दिया था. प्रताप द्वारा मोटर दुर्घटना के विषय मालूम होने पर वे सीधे अहिर टीले में रहने वाले घर जाता है. वहाँ डॉक्टर को भी बुलाता है और उसे चिकित्सा करवाता है. इससे पता चलता है कि पंडित राजकिशोर के मानवीयता अत्यंत उच्च स्थान में है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. इन्हें पंडित राजकिशोर और बसंत में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ನೋಡಿ, पंडित राजकिशोर और बसंत में बसंत को श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि बसंत ईमानदार लड़का है, क्योंकि बसंत मेहनत से जीना चाहता था. इस कारण वह बाज़ार में चीज़ें बेचता है. मोटर दुर्घटना में उसकी हड्डी टूटने पर भी वह अपने भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर के घर उनके चिल्लर पैसे देने के भेजता है. पंडित राजकिशोर बसंत को 2 पैसे दिए तो बसंत उस पैसे लेने से इनकार करता है क्योंकि वह उसे भीख समझता है. वह भीख लेना नहीं चाहता ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. पंडित राजकिशोर किशनगंज, बसंत अहिर टीले. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, बसंत गरीब शरणार्थी लड़का. पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता, भीखू अहिरा. प्रताप छोटा भाई, बसंत बड़ा भाई ಅಥವಾ ಗರೀಬ್ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಲಡ್ಕ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಗಿಲ್ಲು ಹೇಳಿದೆ, ಮೇರಾ ಬಚ್ಪನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ. 4 ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಠಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ.